हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ये बैंक कुछ समय से काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट में काफ़ी सारे रेजिग्नेशंस देखे गए हैं। इसके अलावा इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी काफ़ी पुअर थे, जिसकी वजह से इस बैंक का शेयर ऑलमोस्ट 32% नीचे आ चुका है एक महीने के अंदर। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे चेन ऑफ इवेंट्स के बारे में और क्या लगता है आगे होगा इस बैंक के साथ। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं इन तीन लोगों के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिनकी फोटो आप इस पेज पे देख सकते हैं। पहले हैं मिस्टर समित घोष, जो कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर हैं, जो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की होल्डिंग कंपनी है। सेकंड फोटो है मिस्टर नितिन चुग की, जो कि इस बैंक के सीईओ और एमडी हैं, जिन्होंने कि लास्ट वीक रिजाइन किया है और इनकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। और तीसरी फोटो है मिस कैरल की, जो कि अभी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं, जो कि मिस्टर नितिन चुग के साथ ट्रांजिशन का काम करेंगी, और जब ये चले जाएंगे तो 1 अक्टूबर से टिल द टाइम ये बैंक अपना परमानेंट एमडी और सीईओ ढूंढ लेता है, ये मोस्ट प्रोबेबली इंटरिम सीईओ की पोजीशन पे रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बैंक के ओवरव्यू के साथ। सबसे पहले तो ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसका मतलब है कि ये लोन प्रोवाइड करता है या और सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जो कि जो जो लोग बहुत ही स्मॉल ट्रेडर होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, या अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे होते हैं और उनको एक रेगुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन की सपोर्ट नहीं मिलती है या क्रेडिट की सपोर्ट नहीं मिलती है, तो ये बैंक उस सेक्शन को लोन्स प्रोवाइड करता है। हालांकि ये अभी लेटली अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और ये दूसरे लोन्स की तरफ भी जा रहे हैं, बट अभी भी इनका मेजर पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस लोन्स का ही है। तो अगर इनके कस्टमर की बात करें तो इनके कस्टमर ऑलमोस्ट 58 लाख से भी ज्यादा हैं। इनके 575 से भी ज्यादा बैंकिंग टच पॉइंट्स हैं और ये 248 डिस्ट्रिक्ट, 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो एक काफी स्मॉल बैंक है। इसका 3,440 करोड़ का रफली पोर्टफोलियो है, सॉरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि इसको अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक करें तो 549 नंबर पे आता है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 83.32% इनके प्रोमोटर यानी कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है इसका स्टेक। इसके अलावा रफली 10.5% पब्लिक के पास और थोड़ा सा हिस्सा 2.15 डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और 4% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास है। लेटली कोई इसमें मूवमेंट नहीं देखी गई है। जिसके पास जितना शेयर था वही है, अभी कोई किसी ने अपना चेंज नहीं किया है मेजरली। और अगर हम इसके राइट साइड में फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप टोटल इनकम देखोगे तो इनकी कंसिस्टेंट है, उसमें थोड़ी बहुत कमी देखी गई है, लेकिन वो माइनर है। अगर आप देखेंगे तो रेंज इनकी 800 करोड़ के आसपास रहती है या 750 करोड़ से ऊपर रहती है, लेकिन अभी 716 करोड़ के आसपास लास्ट क्वार्टर में देखी गई है। बट प्रॉब्लम इनके लिए जो है वो है नेट प्रॉफिट। अगर आप ये देखें तो पिछले साल इस टाइम पे इनका 54 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि सितंबर में 96 करोड़ हो गया। लेकिन तब इनको पता लगा कि ये अपनी प्रोविजनिंग ठीक से नहीं कर रही और कर रहे, और इनके ऊपर एनपीए का बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क है। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ाई और उसकी वजह से ये इन्होंने इस क्वार्टर में लॉस दिखाया, और उसके बाद फिर मार्च में थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, और दोबारा से जो लास्ट क्वार्टर है, क्योंकि कोविड दोबारा वापस आया था, तो इस क्वार्टर में इन्होंने भारी लॉस दिखाया। और इसके अलावा अगर हम इनके एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए, जो कि पिछले साल ही सिर्फ 139 करोड़ दिखाते थे, अब वो बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट अब 10 टाइम्स हो गए हैं, और इस क्वार्टर में इन्होंने 1374 करोड़ अपने एनपीए दिखाए हैं। तो इनके नंबर्स काफी खराब आए हैं इस क्वार्टर के। तो अब हम देखेंगे कि अभी इस बैंक में चल क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो मैं पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा इस बैंक की। ये एक एनबीएफसी की तरह 2005 में शुरू हुआ था और तब से ये माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहा है। उसके बाद 2017 में इन्होंने स्मॉल फाइनेंस स्मॉल बैंक का इनको लाइसेंस मिला, जिसके बाद इन्होंने उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक यूनिट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से बनाई और इसने बैंक की तरह ऑपरेट करना शुरू किया। और 2019 में ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई पे लिस्ट हुआ, जब इन्होंने पब्लिक से आईपीओ के थ्रू मनी रेज की। तो ये हो गई हिस्ट्री। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई इस बैंक में? प्रॉब्लम शुरू हुई जब लास्ट ईयर कोविड 19 आया और उसके बाद लॉकडाउन लगा। क्योंकि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था छोटे छोटे बिजनेसमैन पे, और वो ही इनके कस्टमर हैं। तो जब उनकी इनकम में इम्पैक्ट हुई तो उन्होंने आगे इंस्टॉलमेंट देनी बंद की बैंक को, और जिससे कि बैंक के लॉसेस बढ़ गए। और उसके बाद इनके प्रमोटर और बैंक की ऑपरेशनल टीम के बीच में थोड़ा मतभेद हुआ प्रोविजनिंग को लेकर। आपने देखा जैसे पिछले पेज में कि इन्होंने कोविड के बाद भी लास्ट ईयर जून क्वार्टर में और सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट ही दिखाया, क्योंकि ये प्रोविजनिंग काफी कम कर रहे थे और प्रमोटर इसके कंसर्न थे कि भाई आप प्रॉपर प्रोविजनिंग नहीं कर रहे हो और आगे इससे बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो इन चीजों पे उनका मतभेद शुरू हुआ। तो इस बीच में इन सब के बीच में मिस्टर महापात्रा जो कि चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, इस बैंक से रिजाइन किया। और उसके बाद देखा गया कि बैंक ने अपनी प्रोविजनिंग भी बढ़ाई थर्ड क्वार्टर में, जिससे कि एक हैवी लॉस उनको दिखाना पड़ा। और ये सब चल रहा था इस बीच में, और भी कुछ रेजिग्नेशन हुए और फिर आया इस साल का पहले क्वार्टर के रिजल्ट, जो कि अप्रैल टू जून के पीरियड के थे, जिसमें अगेन कोविड की सेकेंड वेव थी, जिससे कि दोबारा जो कि थोड़ा सा बैंक पटरी पे आने लगा था, उसकी हालत फिर से खराब हो गई। और उस टाइम पे जैसे ही रिजल्ट आए वो काफी खराब थे, आपने पिछले पेज में देखा ही। तो उस रिजल्ट के आते ही सीएफओ जो इनके थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। और इसके बाद मिस्टर हरीश देवराजन थे जो कि एडिशनल डायरेक्टर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो ये सब चल रहा था। इसके अलावा भी और भी काफी सारे रेजिग्नेशंस हो रहे थे। और अल्टीमेटली लास्ट में प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि इनके एमडी एंड सीईओ नितिन चुग ने भी पिछले हफ्ते 19 अगस्त को रिजाइन कर दिया। हालांकि उन्होंने पर्सनल रीजन बताया है, बट जो कि जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि रिजल्ट काफी पुअर थे, बैड असेट क्वालिटी थी। और इसके अलावा जो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज है वो रिवर्स मर्जर की भी बात कर रहा था, यानी कि वो ये कर रहा था कि दोनों एंटिटी को मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि एज पर जो प्रोविजन होते हैं मार्केट के रेगुलेटर के हिसाब से, उसमें अगर कोई भी बैंक है वो 5 साल तक अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ मर्ज नहीं कर सकता। लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है जून में, और उन्होंने उस पीरियड को 3 महीने से कम कर दिया है। तो अब ये लोग यानी कि इनको 5 साल हो रहे हैं जनवरी 2022 में। तो नवंबर में ये प्लान कर रहे थे कि अपनी मर्जर डीमर्जर की पोजीशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चल रहा था, जिनकी वजह से हो सकता है कि इनके सीईओ और एमडी नितिन चुग ने रिजाइन किया हो। और इसके अलावा भी मिडिल लेवल पे और फील्ड स्टाफ लेवल पे भी देखा गया बैंक में काफी रेजिग्नेशन हुए। तो एक तो रिजल्ट खराब और इतने सारे रेजिग्नेशन, और ऊपर से कंसर्न थी रिवर्स मर्जर की, जिसके कारण की हो सकता था कि कुछ रोल डुप्लीकेट हो जाते और लोगों को जॉब लॉस देखना पड़ता। तो सब कुछ बैंक में बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा था। तो ये सब हुआ अभी तक। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है या अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट? तो इन्होंने मिस कैरोल फुर्टाडो को एज ऑफिशियल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अभी अपॉइंट किया है, ताकि वो डे टू डे ऑपरेशन रन कर सकें फ्रॉम 26 अगस्त, क्योंकि अब मिस्टर नितिन चुग जा रहे हैं। और इसके अलावा उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि वो एक स्मूथ ट्रांजिशन करें मिस्टर नितिन जी के साथ, और असेट क्वालिटी को मैनेज करें, और जो ये रेजिग्नेशन की बाढ़ आई हुई है कंपनी में, उसको भी तरीका ढूंढे कि उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आरबीआई के साथ भी टच में है टू डील विद दिस काइंड ऑफ ए चैलेंज। तो ये तो सब चल रहा है। और अभी जो नेक्स्ट क्या होने वाला है,
इसमें अभी 30th सितंबर तक मिस्टर नितिन चुग रहेंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर से उम्मीद है कि अगर आरबीआई ने अप्रूव किया तो मिस कैरोल इंटरिम सीईओ का पद ले लेंगी और वो तब तक रहेंगी जब तक कि परमानेंट सीईओ और एमडी अपॉइंट नहीं हो जाता। और उसकी उम्मीद है कि अभी 3 से 6 महीने लगेंगे, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को मेरे ख्याल 2 लोगों को वो सेलेक्ट करेंगे और फिर आरबीआई के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। और अभी जो नेक्स्ट देखा जाता है, तो जो इनके समित घोष जी बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास चैलेंजेस हैं कि हमें पोर्टफोलियो क्वालिटी इंप्रूव करनी है बैंक की, और इसके लिए वो इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कराएंगे। और इसके अलावा जो हाई लेवल ऑफ अट्रीशन देखा गया है लास्ट 6 मंथ्स में, ये इनकी बड़ी कंसर्न है, इसको वो देखेंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाए। और उसके अलावा वो रिवर्स मर्जर जो कि इनका प्लान्ड है उसके ऊपर फोकस करेंगे, ताकि वो नवंबर से आरबीआई के पास जा सके और उस प्रोसेस को शुरू कर सके। तो ये सब बैंक में चल रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इंटरेस्टेड होगे कि भाई ये सब तो हो रहा है, सिचुएशन खराब लग रही है, लेकिन क्या हमें इसका शेयर लेना चाहिए? एक बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है, या इतना कुछ चल रहा है तो अभी अवॉइड करें? तो अगर हम इसकी पहले परफॉर्मेंस देखें, तो ये एक साल में 45% गिरा है, इस साल के जनवरी से 49%, और लास्ट 1 मंथ में 31.62% नीचे गिर चुका है। तो आप देखेंगे कि इसका आईपीओ रफली आया था 57.8 के आसपास, और आज की डेट में ये इसका करंट प्राइस जो इस पे कल क्लोजिंग हुई है वो है 19 रुपए 90 पैसे। और इस बीच में इसने 17 रुपए 80 पैसे का लो भी देखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे ये अपने लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। हालांकि लाइफ बहुत ही स्मॉल है इसकी, 2019 में ही ये लिस्ट हुआ था, लेकिन 3 साल में ये सबसे कम प्राइस पे है। तो इसमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैं इस बैंक को पर्सनली ज्यादा ट्रैक नहीं करता, मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो मेरी कोई ऐसी स्पेसिफिक ओपिनियन नहीं है इसके बारे में। बट अगर पूछा जाए तो इसके अंदर अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सारी मैनेजमेंट टीम चेंज हुई है, और आगे क्या होने वाला है कि वो अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव कर पाएंगे। हालांकि मैनेजमेंट ये बोल रही है कि कलेक्शन इम्प्रूव हो रही है, और उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है प्रोविजनिंग को मीट करने की, तो दे आर कॉन्फिडेंट। बट अगर कोविड की सिचुएशन फिर बिगड़ती है तो ये नो रिटर्न जोन में भी जा सकता है। तो ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल लगता है अभी, जब तक कि सेटल नहीं होता इसका प्राइस हो सकता है कि और भी नीचे जाए। तो एक मत तो वो है कि भाई ऐसे बैंक में क्यों रहना जहां पे इतनी चीजें अनसर्टेन है। और दूसरा मत ये कहता है कि भाई इतना नीचे गिर गया है, और कितना नीचे जाएगा। लेकिन मैं उस ओपिनियन पे ज्यादा बिलीव नहीं रखता हूं। तो अगर पर्सनली मैं इस बैंक से अभी अवॉइड रखूंगा। मे बी एक ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर सब कुछ बैंक में ठीक से हो तो ये काफी ऊपर भी इसका शेयर प्राइस जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब तक कि चीजें ठीक नहीं हो जाती, थोड़ा सा डायरेक्शन दिखने लगती है कि ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, मैं पर्सनली इस बैंक से दूर रहूंगा। बाकी हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, आप अपनी और रिसर्च कीजिए, और फिर ही अपना डिसीजन लीजिए। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।